जय हिंद। जनरल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राणा प्रताप। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूरोपियन का आगमन। भारत में कैसे यूरोपियन का आगमन हुआ, इस टॉपिक का आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यूरोपियन के आने से पहले जो वैश्विक परिदृश्य था, जो विश्व में क्या स्थिति चल रही थी, तो उसको हम समझते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसी तरह से विश्व इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन काल के अंतर्गत 0 से 5वीं सदी तक माना जाता है। और इस टाइम में पूरे यूरोप में रोमन साम्राज्य का आधिपत्य था। 5वीं सदी से 14वीं 16वीं सदी तक मध्यकाल इतिहास माना जाता है, मध्यकाल। और आधुनिक में 14वीं 16वीं शताब्दी के बाद, जो पुनर्जागरण के बाद स्टार्ट होता है। हम प्राचीन काल के बारे में जब जानते हैं तो इसमें पता चलता है कि इसमें यूरोप में केंद्रीकृत शासन था। लोग लौकिक जीवन पे ज्यादा ध्यान देते थे। लौकिक जीवन कहने का मतलब है कि जो सामने उपस्थित है। एक लौकिक होता है, एक परलौकिक होता है। परलौकिक मतलब होता है परमात्मा, और लौकिक होता है आत्मा, जो अभी हम लोग जिंदा शरीर के माध्यम से जो चीज का हम लोग आचार विचार में लाते हैं, उसको लौकिक बोलते हैं। और उसमें मानवतावाद की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मानव तर्क और विवेक के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाता था। हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता होती थी, जो कोई भी बात को मानने से पहले उसको तर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से उसको परीक्षण किया जाता था। प्रयोग करने के बाद में अगर सही होता था, मानने योग्य होता था, तो उसको माना जाता था, और नहीं तो उसको नेग्लेक्ट मार दिया जाता था। उसमें प्राकृतिक पूजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जगा हुआ समाज था उस टाइम में। प्राकृतिक पूजन का मतलब है कि जैसे हम लोग प्रकृति का उपयोग करते हैं, अनाधुन प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह की भावना उस समय जागृत थी कि हमें इस तरह से कार्य करना है कि हमसे ज्यादा प्रकृति का नुकसान न हो पाए। मध्यकाल के बारे में हम देखते हैं तो इसमें ऐसी परंपराएं धीरे धीरे जागृत होने लगी। क्योंकि उस टाइम में प्राचीन यूरोपियन में क्या था कि उस टाइम में केंद्रीकृत शासन था, लेकिन वह धीरे धीरे विखंडित होने लगा। वहां पे 2 भागों में बट गया था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। यूरोपियन 2 भाग में बट गया था। जो रोमन साम्राज्य था वह 2 भागों में बट गया। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो था वह कुस्तुतुनिया था, जो आज का तुर्की है, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम था। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन यूरोप के जब इतिहास देखते हैं तो उसमें क्या होता है, केंद्रीकृत समाज का क्या था, विघटन होने लगा, और उसमें सामंतवाद का उत्थान होने लगा। और जब सामंतवाद हो तो भूस्वामी का जनरेशन हुआ, और उसके बाद में सैनिक वर्ग का शासन स्टार्ट हुआ। और इसमें फिर परलौकिक जीवन पर ज्यादा बल दिया गया। परलौकिक जीवन का मतलब कि उसमें पोप और चर्च का समाज पर वर्चस्व जमने लगा, जिसमें पोप और जो चर्च जो थे, ये समाज में बताते थे कि हमारे धर्म साहित्य में ऐसा चीज लिखा गया है और हमें उस चीज को मानना है। अर्थात उस टाइम के जो परंपरा थी समाज में, वो पोप और जो चर्च की ज्यादा समाज में पकड़ बना हुआ था। मानव जो थे वह बंधन युक्त थे, अपने से कुछ निर्णय नहीं ले सकते थे। जो भी था एक दायरा बना दिया गया था, उस दायरे के अंदर रहना था उनको। जो पोप और जो पादरी जो थे, जो चर्च थे, उनके माध्यम से उनको बताया जाता था कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो उस समय जो चर्च व्यवस्था काफी उत्थान पर था, भूस्वामी आगे आ रहे थे, और कर्म कांड का जो आरंभ था उसमें काफी इस चीज के बढ़ावा दे दिया गया था। ये चर्च और पोप के द्वारा ये बताया जा रहा था कि मानव को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की भी भावनाएं जागृत की जा रही थी, और बताया जा रहा था कि मानव जो इस पृथ्वी पर आया हुआ है, या जो स्वर्ग लोक में पाप किया हुआ है, उसी को यहाँ पे
पाप को जो किया हुआ है उसी के फल पाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, भगवान का पूजन पाठ में लगे होना चाहिए, चर्च में कैंडल वगैरह जलाते रहना चाहिए, धर्म कांड में लगे होना चाहिए, जिससे हमारे पाप की मुक्ति हो जाएगा। और जिस दिन हमारे पाप खत्म हो जाएंगे उस दिन हमें फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात मानव जीवन पूरा बंधन में बंधा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब मानव सो गया था। और सो गया था इसका मतलब हुआ कि मानव में किसी प्रकार की जागृति नहीं आएगी, वह उसमें कोई भी विवेकपूर्ण कार्य पर ध्यान नहीं देगा, उसमें तर्क शक्ति का जनरेशन ही नहीं होगा। उसी टाइम में क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में धर्म युद्ध स्टार्ट हो गया। मतलब 13वीं शताब्दी में ही धर्म युद्ध स्टार्ट हुआ। धर्म युद्ध में इस्लाम और ईसाई के बीच में धर्म युद्ध स्टार्ट हुआ। और जो ईसाई जो थे उसमें इतना आडंबर भरा हुआ था कि उनमें विश्वास ये चीज पोप जो थे और पादरी भर दिए हुए थे कि अगर हम आशीर्वाद जिसको दे देंगे उनको मतलब भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिल जाएगा और उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जब धर्म युद्ध हुआ तो उसमें इस्लाम का विजय हुआ और ईसाई हार गए इसमें। तो जिससे क्या हुआ कि जब ईसाई हार गए तो लोगों का विश्वास जो बना हुआ था अपने चर्च और पोप पर, तो उनका विश्वास धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, अर्थात धर्म का बंधन कमजोर होने लगा। और उसके बाद हुआ पुनर्जागरण, और इसी पुनर्जागरण को बोला जाता है आधुनिक काल की शुरुआत। मतलब उस टाइम में फिर पुनः जो प्राचीन रोमन प्रवृत्ति थी उसका उत्थान होने लगा। प्राचीन रोमन प्रवृत्ति जो मानवतावाद था, जिसमें तर्क और विवेक का जो वातावरण बना हुआ था, उसका उत्थान शुरू हुआ। पुनः से लोग लौकिक जीवन पर बल देना शुरू कर दिए और आधुनिक खोज उसके बाद स्टार्ट हुआ। अब आधुनिक खोज उसके बाद स्टार्ट हुआ और उसको माने आधुनिक यूरोपियन काल माना जाता है। तो फिर हम आते हैं उस टाइम में, अगर माने भारत के संबंध के बारे में, भारत और यूरोपियन का संबंध अगर हम देखते हैं तो हमें जब यहाँ पे मध्यकालीन युग का अंत होता है और ईसाई और इस्लाम का जो धर्म युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम में जब ईसाई का मतलब हार हो जाता है ईसाई धर्म का और इस्लाम का विजय होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो पूर्वी भाग था, जो पूर्वी यूरोपियन भाग था जिसका राजधानी कुस्तुतुनिया था, उस पर इस्लाम का आधिपत्य हो जाता है। और उस पर इस्लाम का है तो अभी का जो तुर्की है उसका शासन हो जाता है, अर्थात ओटमन एम्पायर उस पर अपना शासन आधिपत्य स्थापित कर लेता है। जिससे क्या होता है कि जो यूरोपियन व्यापार था जो भारत पूर्वी देशों से, वह धीरे धीरे मतलब कम होने लगता है, उस पर बहुत सारे बाधाएं आने लगती है। अब हम भारत और यूरोपियन के पश्चिमी देशों का संबंध के बारे में हम देखते हैं, तो भारत से पश्चिमी देशों को जो था दो मार्ग से होता था। पहला मार्ग था लाल सागर, जैसे यहाँ पे अगर मैप में हम देखते हैं तो इधर हो गया यूरोपियन कंट्री, इधर यहाँ हो गया भारत, ये हो गया अफ्रीका। तो यहाँ से जो व्यापार होता था, और यहाँ पे था जो आज का तुर्की है कुस्तुतुनिया, और यह भूमध्य सागर से सटा हुआ था, जो दोनों यूरोप और एशिया के जो मध्य में पड़ता था, जो मैंने एक व्यापारिक कड़ी का काम करता था, दोनों महादेशों को जोड़ने का काम करता था। तो व्यापारी जो थे इधर से मसाला और जो भी लेकर के जाते थे यहाँ पे, और यहाँ से फिर पार करके यूरोप में चले जाते थे। दो मार्गों से होता था। पहल का मार्ग था यहाँ पे लाल सागर और दूसरी का था फारस की खाड़ी। तो इसमें क्या होता था, लाल सागर जो था इसमें हमेशा बहुत ज्यादा कोहरा पड़ती थी। कोहरा पड़ने के कारण क्या होता था कि मैंने रास्ता अवरुद्ध होता था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था, और उस टाइम में उतना लाइटिंग वगैरह सिस्टम का व्यवस्था था नहीं जहाज पर की अनामय पर उतना व्यवस्था था कि मतलब एकदम से सब चीज व्यवस्थित रहे। और रास्ते में चट्टान भी पड़ता था, जिसके कारण ये वाला रूट ज्यादा चालू नहीं होता था। इसमें फारस की खाड़ी वाला रूट जो था यह ज्यादा चालू रहता था, और फारस की खाड़ी से होकर के ओटमन एम्पायर को पार करके तब फिर यूरोप में जाना पड़ता था, जिससे कठिनाई होने लगी। तो ये दो गो मार्ग थे।
अब हम देखते हैं कि यूरोपियन के आगमन के कारण क्या था। तो यूरोपियन के आगमन के कारण के बारे में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण उत्पन्न हुआ उस टाइम में कि एशिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस देखते हैं तो इसमें कई सारे देश पड़ते हैं। एशिया और यूरोप के बीच में कई सारे देश पड़ते थे, जो यहाँ भारत से होकर के बीच में जितने भी स्टेट पड़ते थे उतने स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। जो भी व्यापारी जो थे यहाँ से अपना सामान लेकर के जाते थे यूरोप की तरफ में तो उनको टैक्स देना पड़ता था। फिर जिन मार्ग से होकर के गुजरते थे उस मार्ग का भी अलग से कर लगता था, जिससे क्या होता था कि कॉस्टिंग काफी हाई हो जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिपत्य हो गया। अर्थात मैंने बताया कि धर्म युद्ध हुआ और उसमें ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य स्थापित हो गया कुस्तुनिया पर। अब जब ये साम्राज्य स्थापित हो गया तो जो यूरोपियन व्यापारी जो थे आते थे इधर व्यापार करने के लिए, उनको बाधा उत्पन्न होने लगी। और जो यहाँ पे कुस्तुनिया में जो बसे हुए थे जो भी व्यापारी, एक कुस्तुनिया से भाग करके इटली के तरफ में जाकर के वहां पे तटीय क्षेत्रों में बस गए और इधर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि भाई अब हम एक बार जब इस्लाम विजय प्राप्त कर लिया है और ईसाई हार गया है तो फिर ये दोबारा इस्लाम के साथ टकराना नहीं चाहते थे, लेकिन व्यापार करना काफी जरूरी था। तो इन लोगों को था कि भाई दूसरा कोई मार्ग खोजा जाए। इसके आगे हम देखते हैं कि जब यहाँ पे कुस्तुनिया का अधिपत्य हो गया तो ये फारस की खाड़ी पर अपना भी नियंत्रण कर लिए। और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण करने का मतलब हुआ कि फिर वही व्यापारिक गतिविधि रुकने लगा। फिर अगला देखते हैं कि यूरोपियन व्यापारी जो थे वो इटली में बसे हुए थे और यूरोपियन व्यापार पर इटली का दबदबा जमा हुआ था, जिससे क्या होता था कि जो नए नए राज्य अभी उभर करके आते थे, नए राज्य के व्यापारी जो उभर के आते थे सामने, उनको मौका नहीं मिलता था। तो उनको मौका नहीं मिलता था जिसके कारण वो क्या हो गए, वो फिर से दबने लगे। तो जो नए स्टेट थे उन लोगों ने नया रास्ता तलाशने का एक अपना अभियान शुरू किया। तीसरा कारण ये भी हम देख सकते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ कि तुर्कों के माध्यम से कंपास का खोज हुआ और नए नए हल्के जहाज बनने शुरू हो गए, जिससे लोगों में एक नया उत्साह जनरेट हुआ और वे फिर एक और ये कारण था। उसके बाद में क्या था कि जो भौगोलिक खोज और मैप तैयार करने के लिए लोगों में उत्साह जनरेट हुआ, जिसमें सबसे अग्रणी भूमिका अगर हम देखते हैं तो पुर्तगाल का था। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे लास्ट में यहाँ पे पुर्तगाल पड़ता है, पुर्तगाल और उसके बगल में स्पेन पड़ता है। तो पुर्तगालियों का सबसे ज्यादा इसमें योगदान रहा और उसमें उसके जो शासक थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने अपने जो स्टेट में नए नए व्यापारी जनरेट हो रहे थे उन लोगों का साहस बढ़ाने का काम कर रहे थे। अपने खर्चा पे बोल रहे थे कि आप जाइए, हम स्टेट की तरफ से आपको पैसा देंगे नए नए खोज करने के लिए, नया भौगोलिक जो मार्ग खोजना है और व्यापारिक मार्ग जो खोजना है उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, जिससे नए नए नाविकों में फिर से नई भावना का उदय हुआ और उन लोगों ने खोजना शुरू किया व्यापारिक मार्ग का। तो ये सब कारण थे नए यूरोपियन का जो आगमन हुआ भारत के तरफ में। मतलब व्यापारिक गतिविधि तो पहले से ही चल रही थी, आगमन का मतलब हुआ कि फिर से नए व्यापारिक मार्ग का खोज हुआ। जो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो समुद्र मार्ग से होकर के डायरेक्ट भारत तक पहुंचना था, बीच में किसी भी स्टेट से कोई लेना देना नहीं होना था, तो इन लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही पुर्तगाल की। पुर्तगाली एक नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज, जो मतलब 1487 ईस्वी में ही आकर के यहाँ केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तर मासा अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो अफ्रीका की सबसे दक्षिणी पॉइंट होता है, वहां पर आकर के खोज करके फिर रिटर्न चला गया था। उसी टाइम में स्पेन का एक नाविक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। फिर आगे चल करके
1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उन्होंने केप ऑफ गुड होप होते हुए और यहाँ से भारत पहुंचे। भारत के एक कालीकट बंदरगाह को पहुंचे, जहाँ पे वहां के शासक जबोरिन उनका भव्य स्वागत किए। तो हम इसमें देखते हैं कि अलग अलग पुर्तगाली अलग अलग यूरोपियन कंपनी जो थे वो किस किस टाइम में आए, और उनका एक हम थोड़ा सा यहाँ पे दे दिए हैं, इसको देख करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पुर्तगाली जो थे यह भारत में आए 1498 ईस्वी में, और भारत के कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले इन्होंने पहुंचा। और इनके कंपनी का नाम जो था एस्टाडो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। और इस कंपनी की स्थापना भी हुई थी 1498 में, और 1498 में ही इंडिया में पहुंच गए। दूसरी आने वाले कंपनी भारत की डच कंपनी का आगमन हुआ भारत में 1605 में, और ये मछलीपट्टनम बंदरगाह पर पहुंचे सबसे पहले। मछलीपट्टनम में इन्होंने अपना सबसे पहला किला बनाया, और पुर्तगाली सबसे पहला किला अपना बनाया कालीकट में। किला बनाने का तात्पर्य यह है कि उसमें जो भी अपना मैंने खरीदारी करते थे, जो व्यापारिक सामग्री होती थी, जैसे मसाला हो गया और भी तरह के बहुत तरह के खरीदारी करते थे, सूती कपड़ा हो गया, इस तरह का व्यापार होता था। उसके बाद गोला बारूद वगैरह का भी सब व्यापार होता था। तो उस चीज को उसमें स्टोर करते थे, रखते थे, और उन लोग का जो भी पुर्तगाली या यूरोपियन जो व्यापारी होते थे या उनके सैनिक जो होते थे उसमें निवास करते थे। उनका एक ऑफिस टाइप का होता था और एक गोदाम टाइप का। तो उस तरह से इनका एक किला बनता था। तो पहला पुर्तगाली किला जो था यह कालीकट बंदरगाह में बना हुआ था। नेक्स्ट जो यूरोपियन कंपनी जो था वो था डच। तो डच सबसे पहले इस कंपनी का स्थापना हुआ 1602 ईस्वी में, और यह इंडिया पहुंचा 1605 ईस्वी में। और इंडिया में सबसे पहला इसका जो किला स्थापित हुआ जिसको मछलीपट्टनम में बनाया गया था, तो इस कंपनी का नाम जो था वारिंगदे ओस्ट इंडिसे, वारिंगदे ओस्ट इंडिसे। तो ये डच कंपनी का नाम था। उसके बाद में वह 3 नंबर पे आया भारत में ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो दिसंबर 1600 ईस्वी में स्थापना हुई, लेकिन यह इंडिया में पहुंचा 1608 ईस्वी में। इंडिया में पहुंचने का वास्तविक समय इसका जो था यह 1608 ईस्वी था। और इसका सबसे पहली फैक्ट्री जो थी मछलीपट्टनम में बनी, और दूसरी फैक्ट्री इसका सूरत में बनी। देखिए सूरत में कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में बनी या मछलीपट्टनम में। तो जो स्टार्ट पहला हुआ था सूरत में ही स्टार्ट हुआ। 1608 ईस्वी में सूरत में स्टार्ट कर दिया गया था फैक्ट्री बनाना, लेकिन फिर यहाँ पे फैक्ट्री को रोक दिया गया बनाने का कार्यक्रम। और पहली फैक्ट्री का फुल जो फाइनल काम जो होता है वो मछलीपट्टनम में सबसे पहले हुआ, और 1613 ईस्वी में सूरत में जो फैक्ट्री बना था उसको फिनिश किया गया। तो इसलिए पहला हो जाता है मछलीपट्टनम और दूसरा स्थान हो जाता है सूरत का। और ब्रिटिश कंपनी का नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इतना लंबा चौड़ा नाम था उसका। चौथा कंपनी जो था डेनिश कंपनी, डेनिश जो डेनमार्क की कंपनी है, इस कंपनी का स्थापना जो थी 1616 में हुई थी, और यह भारत में सबसे पहले पहुंचा यह 1619 ईस्वी में। और भारत में इसका पहला फैक्ट्री बना था ट्रंकोबार में, ट्रंकोबार। और इस कंपनी का जो नाम था वह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जी थी। और सबसे अंत में आई थी भारत में फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में, और भारत में यह आया हुआ था 1668 ईस्वी में। इसकी पहली फैक्ट्री जो थी यह सूरत में बनी, और इस कंपनी का जो नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल इस फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। तो हम थोड़ा सा अब डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे अलग अलग कंपनियों के बारे में। पुर्तगाली कंपनी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो इसका आने का जो समय जो था यह 1498 था। स्थान सबसे पहले इसका फैक्ट्री बनाने का कालीकट था। सबसे पहला यात्री जो था जो भारत पहुंचा पुर्तगाली यात्री, उसमें था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहला यात्री जो था भारत पहुंचा। और इसका उद्देश्य क्या था,
जो कंपनी का उद्देश्य जो था यह था पूर्वी देशों के साथ मसाला का व्यापार करना। लेकिन आगे चल करके पॉलिसी में फिर धीरे धीरे चेंज होती गई, उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पूर्वी देशों के साथ व्यापार स्थापित करना। इनका स्वरूप क्या था? तो यह वाणिज्यवादी थे, वाणिज्यवादी कंपनी थे, मतलब अधिकतम लाभ के लिए ही इन लोगों का काम करना था। और क्रिया पद्धति क्या थी? तो क्रिया पद्धति में ये नौसेना का प्रयोग करना था, दूसरा क्या था? कूटनीति स्थापित करना था और परस्पर व्यापारिक लाभ कमाना था। इस तरह का इन लोग का ये क्रिया पद्धति थी। तो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जब भारत के कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचा तो वहाँ का शासक जो था उस टाइम में जमोरिन शासक था। तो जमोरिन नाम का राजा था वहाँ पे शासक, हिंदू शासक था। वह वास्को डी गामा का वहाँ पे भव्य स्वागत किया। लेकिन दिक्कत इनको आई वहाँ पे कि जो अरबी जो व्यापारी थे, अरब के व्यापारी जो थे, उन लोगों ने इनका आना वहाँ उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन लोगों के बीच थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हुआ। लेकिन जमोरिन इनके साथ दिए और इनको अनुमति दिए कि आप जा कर के यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। तो इन्होंने व्यापार किया और काफ़ी सारे मसाला और बहुत तरह के वहाँ से वनस्पति वगैरह ले करके और गए वहाँ पे। जब यूरोप जा कर के इन्होंने मसाला को बेचा तो जितना यहाँ से खरीद करके ले गए थे उसके 60 गुना उनको मुनाफा हुआ। और जब मुनाफा हुआ तो उन लोगों को फिर से और भी मतलब अंदर से इच्छा हुई कि भाई हम फिर से व्यापार करेंगे, क्योंकि व्यापार में मुनाफा अधिक होता है तो उसके तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ में आप देख लीजिएगा, जब मुनाफा ज़्यादा आएगा तो झुकाव उसके तरफ ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पर जा कर के बताया कि हमारे साथ जो अरब व्यापारियों का जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं हुआ है। तो उधर से फिर पुर्तगाल के तरफ से 1500 ईस्वी में वहाँ का जो एक कैब्राल नाम के नाविक था उसका जहाज बेड़ा आया है, जिसके साथ मतलब लगभग 12 जहाज का बेड़ा आया हुआ था और उसमें 1300 के आसपास लोग उसमें आए हुए थे। और उन लोगों ने इस मकसद से भी आया हुआ था कि जो तुर्की जो लोग हैं, बोले तुर्की बोलते हैं, सॉरी, जो अरबी जो व्यापारी जो हैं उन लोगों को भी सबक सिखाना था और जो उनको डिस्टरबेंस उत्पन्न करेंगे उन लोगों को भी ख़त्म कर देना था। और इस अति से आए उन लोगों ने और यहाँ पर आकर के फिर से अपना व्यापार स्टार्ट किया और आए भी यहाँ पे, उन लोगों को हराए भी और व्यापार करके फिर से गए। फिर 1502 ईस्वी में दोबारा वास्को डी गामा भारत आया हुआ था और यहाँ पे फिर आकर के सबसे पहले उसने कालीकट में अपना एक फैक्ट्री की स्थापना कराया और इस तरह से व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। तो पुर्तगाली जो शासक थे वहाँ पे एक नया वहाँ पे शेड्यूल बना करके उसमें बनाया कि अब एक गवर्नर के तौर पे मतलब एक भेजा जाएगा प्रतिनिधि जो वहाँ पे व्यापार को देख रेख करेगा और अपने तरह से हैंडल करेगा कि उसमें उत्थान बढ़िया से आएगा। तो उस तरह से गवर्नर जनरल बनाने की परंपरा स्टार्ट हुआ। तो उसमें सबसे प्रमुख गवर्नर जनरल के कुछ नाम इसमें है, इसको उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला प्रमुख गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसको 1505 से 1509 तक के लिए इसमें भारत में भेजा गया था। इसने जब भारत आया तो इसने मिस्र, तुर्की और गुजरात तीनों के संयुक्त सेना को एक साथ पराजित किया और पराजित करने के बाद में इसने इस रूट के जो मार्ग जो था फिर से इस रूट से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये जो गुजराती, तुर्की और मिस्र जो थे इन लोगों ने इसको काफ़ी डिस्टरबेंस किया हुआ था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल जो था वह अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1509 से लेकर के 1519 तक के लिए भारत का गवर्नर जनरल बना हुआ था। इसको पुर्तगाल का वास्तविक जो साम्राज्य विस्तार करने का जो श्रेय दिया जाता है इसी अल्बुकर्क को दिया जाता है। इसने वास्तविक स्थापना की पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में। इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था, गोवा को जीत लिया और उसको अपना कब्जा में ले लिया।
उसके बाद में आया था नीनो डी कुल्हा। नीनो डी कुल्हा से पहले आया हुआ था वास्को डी गामा, फिर दोबारा भारत का गवर्नर जनरल बन करके, पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर जनरल बन करके। यह 1524 ईस्वी में आया था और 1529 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा। और उसी दौरान 1529 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गई थी गोवा में, भारत में ही मृत्यु हो गई गोवा में। और इसको गोवा में ही इसका कब्र बना करके उसमें दफना दिया गया। उस टाइम में यहाँ पे गोवा में ही एक और पुर्तगाली संत का जो था, ईसाई जो संत थे, जो पोपो वगैरह होते हैं, उनका भी एक निधन हुआ था, जिनका नाम था सेंट जेवियर। जो ईसाई संत थे उनका भी निधन हुआ था भारत में ही, और उनको भारत में ही दफना दिया गया था। उसके बाद में आया था नीनो डी कुल्हा। नीनो डी कुल्हा 1528 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा। इसने कोचीन से गोवा के तरफ में राजधानी चेंज किया था, एक बड़ा काम किया था। और इस समय में लगभग हम देखते हैं तो भारत में लगभग बहुत सारे जगहों पर पुर्तगाली कंपनी बन चुकी थी। और जो नीनो डी कुल्हा जो था, यह पश्चिमी तट से जो था, भारत के यह पश्चिमी तट से पूर्वी तट की तरफ भी प्रस्थान किया। और इसने जो पूर्वी तट जो था वहाँ पे हुगली, जो कलकत्ता के पास पड़ता है, हुगली और हुगली में सेंट थॉमस फैक्ट्री का स्थापना कराया। तो उस टाइम तक हम देखते हैं कि लगभग भारत में कोचीन, गोवा, सूरत, मुंबई और हुगली, ये 5 जगह पे पुर्तगाली फैक्ट्री बन चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि क्या कारण था कि पुर्तगाली कंपनी इतना विस्तार करने के बावजूद भी भारत में फ्लॉप हो गई, धीरे धीरे जाते जाते भारत में हार हो गया। इसके पराजय के कारण हम देखते हैं कि जो ये पुर्तगाली कंपनी आई तो इनका जो नौसेना जो था थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि इनके नौसेना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आया था ब्रिटिश कंपनी बाद में आई, उसका नौसेना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो एक कारण यह होता है कि पुर्तगाली कंपनी का नौसेना कमज़ोर होने के कारण यह पराजित हो गया। दूसरी का इसका एक हम देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का रुझान जो था ब्राज़ील के तरफ ज़्यादा हो गया। ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका है उसका एक कंट्री है, तो उसके तरफ ज़्यादा इसका रुझान हो गया, जिसके कारण वह धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। चौथा इसका कारण देखा जाता है कि जब पुर्तगाली कंपनी जो था यह मतलब लूटमार की नीति अपनाई। इसमें एक था इन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था कार्टेज आर्मेडा पद्धति में कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरे समुद्र में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इन लोगों ने एक जैसे पेपर साइन करके देते हैं कि एक वारंट निकाल देते थे लोग, जिसके माध्यम से अगर जो व्यापारी अगर इनसे मतलब साइन नहीं लेता था, इनको टैक्स दे करके नहीं जाता था, उनका जहाज जो समुद्र में जैसे जाता था उनको लूट लिया जाता था। और इस पद्धति के अनुसार क्या था कि भारत के जो सम्राट जो थे, मुगल सम्राट, उनको भी टैक्स देना पड़ता था और कार्टेज देना पड़ता था। तो इसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यापारी जो विदेशों के साथ व्यापार करता था, इनसे सहमति लेता था, इनको टैक्स देता था पुर्तगाली को। और पुर्तगाली क्या करते थे, उनको सैनिक सहायता देते थे कि समुद्र में उनके चारों तरफ से सैनिक रहते थे और सुरक्षित जहाज जो था उनका गंतव्य स्थान तक पहुंचता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो भी व्यापारी अगर इनको टैक्स नहीं देते थे, इनके जहाज रास्ते में ही लूट लिया जाता था। और उसमें एक और इनके बीच में जो थी प्रॉब्लम था कि जो भी कार्टेज देने के बाद में कार्टेज पद्धति के अनुसार जो भी व्यापार होता था, तो पुर्तगालियों के अलावा दूसरे कोई भी व्यापारी गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट इन लोगों का था। दूसरे का अगला हम देखते हैं इनके हारने का कारण धार्मिक संकीर्णता। जो पुर्तगाली जो आए हुए थे उनका उद्देश्य यही था कि पहल का कि हमें व्यापार करना है और दूसरी का धार्मिक प्रचार प्रसार करना है। तो इन लोग जो पुर्तगाली जो आए इंडिया में,
तो इंडिया में आने के बाद में इन पुर्तगालियों का एक मतलब प्रथा स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे इंडियन लड़की से शादी करके और यहाँ पे अपना पुर्तगालियों का एक समाज बसा देना है, जिससे कि उन लोगों का धर्म का प्रसार यहाँ पे बढ़ने लगेगा। और हिंदू से मुस्लिम से फिर से ईसाई की तरफ में कन्वर्ट कराना इन लोगों का शुरू किया, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगी। और जब लोकप्रियता घटने लगी तो इनका एक पतन का कारण बन गया। तो ये सब जो कारण थे, इसके कारण पुर्तगालियों का पतन हो गया। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो आए वो हमारे इंडिया को योगदान क्या क्या दिए। तो योगदान में हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो आए थे वो इंडिया में तंबाकू लाए थे, टमाटर लाए थे और संतरा लाए थे, लीची, काजू, शकरकंद, मूंगफली जैसे ये बहुत सारे मैंने फसल को इंडिया में लाए। उससे पहले इंडिया में इन सब चीज़ों की फसल नहीं उगाए जाते थे। इसमें से कुछ यूएस से लाए, कुछ ब्राज़ील से लाए, कुछ मैंने और सारे बहुत सारे विदेशी देशों से इस सब फसल को ला करके और इंडिया में लगाए, जिसके कारण आज हम लोग इंडिया में आलू खाते हैं। अगला इन लोगों का देन था जो प्रिंटिंग प्रेस। उससे पहले पुर्तगाली के आने से पहले जो था भारत में प्रिंटिंग प्रेस का कोई मैंने व्यवस्था नहीं था। तो ये पुर्तगालियों का देन है कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ, जिसके कारण मैंने बहुत सारे ग्रंथ और बुक छपने लगे, पेपर छपने लगे, ये सब आसान हो गया। उसके बाद में था कैथोलिक ईसाई धर्म। जो कैथोलिक ईसाई धर्म जो था वो पुर्तगाली ही इंडिया में लेकर के आए। उसके बाद में स्थापत्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो पुर्तगाली जो थे ये गोथिक कला का उत्थान किए। गोथिक कला जो है अभी चर्च बनाया जाता है इस तरह उस गोथिक कला में। तो ये इतना सब पुर्तगालियों का जो योगदान जो था इंडिया के तरफ में था। तो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अब डच, ब्रिटिश और डेनिश का क्या क्या योगदान था, कैसे आगमन हुआ, उन लोगों का आगमन का कारण क्या था। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।